तो आज हम लोग एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को जब हम लोग जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनर्जी कैसे वैरी करते हैं। दिस एलसी ऑसिलेटर इज एनालोगस टू द मैकेनिकल ऑसिलेटर लाइक पेंडुलम। जिससे अगर एक सिंपल पेंडुलम हम लेते हैं और सिंपल पेंडुलम में आप ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देते हैं, तो सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर अगर आपका बॉब है, यहाँ से लौटेगा एक्सट्रीम एंड पर, यहाँ आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए लौटेगा, यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ आने के बाद फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। फिर यहाँ लौटा तो इस तरीके से जब ये ऑसिलेट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करते हैं। हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज minimum, kinetic energy is maximum. So potential and kinetic energy oscillates with a particular frequency. In the similar fashion, हम लोग अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं, if some capacitor is charged, और चार्ज करने के बाद एक इंडक्टर से हम लोग उसको जोड़ देते हैं, तो अगर कैपेसिटर को चार्ज करके मैंने इंडक्टर से जोड़ दिया, then this capacitor will start discharging through the inductor. This capacitor will start discharging through the inductor. हमने यहाँ ये मान लिया कि the resistance of the circuit is zero. सर्किट में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो सर्किट में अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, एनर्जी का कोई डेसिपेशन नहीं हो रहा है, तो the sum of इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड ऑफ कोर्स मैग्नेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर, दैट इज द कांस्टेंट। और चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका फर्स्ट डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर इज डी के बाई डी टी एंड दैट इज ज़ीरो। और चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशियल ज़ीरो है। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो आपको आ गया हाफ सी डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी प्लस एल बाई टू di square by dt and that is 0. So this is 1 by 2c dq square by dq and then dq by dt. Again here also it is first differentiated by current and then this current is differentiated with respect to time. And it is 0. So this is half 2c 2q dq by dt plus L by 2 2i and di by dt, that is 0. तो हम लोग यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और ये जो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा ये होगा Q बाई सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल आई डी आई बाई
dt. So it is q by c dq by dt is equal to L I d by dt of dq by dt. I is dq by dt. Now this I can be cancel with dq by dt. dq by dt I के बराबर है, इसलिए कैंसिल कर दिया. ये आपको मिल जाएगा q by c is equal to L d2q by dt स्क्वायर. सो आपने देखा L d2q by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q by c. ये आपका एक्सप्रेशन मिल गया. दिस इज द इंडक्टेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस. सो L d2q dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q by c. अगर हम लोग इसको ठीक से देखें तो 11th क्लास में ऐसा एक्सप्रेशन हमको मिला है. ये एक्सप्रेशन हमने देखा है. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन. ये जो हमारा एक्सप्रेशन है L d2q by dt स्क्वायर q by c, इस तरह की बात हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी है. और अगर आपकी मेमोरी प्रॉपर है, ठीक है, तो आप इसको कहेंगे कि यहाँ हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि अगर इस बॉल को यहाँ छोड़ दें तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ लौटेगा. यहाँ जब लौटेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और अगेन ये अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे ओवरशूट करके चला आएगा. हियर all its energy is potential, kinetic is zero. फिर ये लौटेगा अपने पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए, ओवरशूट करके यहाँ पहुँच जाएगा. सो इस दो पॉइंट के बीच दिस इज द ओरिजिन. ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता रहता है सिंपल हार्मोनिकली और ऐसे मूव करता है कि इस पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर ये है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement of the particle from the mean position and is always directed opposite to the mean position. So F is directly proportional to minus x. F is equal to minus kx और F को लिखेंगे हम m d2x by dt स्क्वायर is equal to minus kx. ये आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है और हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू k by mx इज इक्वल टू एंड दिस इज d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 वेयर ओमेगा इज k by m. एग्जैक्टली आप देखते हैं यहाँ पे m की जगह यहाँ पे l है. अगर इस दोनों इक्वेशन को हम एक जगह लिखें, दिस इज m d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू kx और इसको लिखें l d2q by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q by c. और अब हम लोग कंपेयर करते हैं. तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, एक आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, तो यहां अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे
तो मैकेनिक्स में जो m है आपका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में L, यहां ऑफ कोर्स x का एनालोगस Q, वेलोसिटी का एनालोगस करंट, और यहां आप देखते हैं कि K को हम लोग लिख डालेंगे 1/c और C को लिख डालेंगे हम लोग 1/k। तो अगर दोनों को हमने कंपेयर किया, दोनों इक्वेशन को, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिक्स में जो रोल मास अदा करता है वही रोल आपका इंडक्टर है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जैसे ये मैकेनिक्स में इनर्शिया है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये इनर्शिया का रोल अदा करता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है एनालोगस टू चार्ज, एंड वेलोसिटी का एनालॉजी ऑफ कोर्स करंट से करेंगे, फोर्स कांस्टेंट को 1/c से कर सकते हैं। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का एनालोगस होगा हाफ Li²। सो मैग्नेटिक एनर्जी इज एनालोगस टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx², एंड ऑफ कोर्स ये जो हो जाएगा वो आपका होगा हाफ q²/c। सो पोटेंशियल एनर्जी इज एनालोगस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनालोगस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ लीनियर मोमेंटम इज mv and it is Li. Rate of change of momentum is force, and rate of change of Li is EMF, electromagnetic EMF, electromotive force। तो दैट इज वाई ये फोर्स की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां देखिए हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को लिखते हैं पावर, यहां भी EMF मल्टीप्लाइड बाय करंट इज आल्सो पावर। सो हमने इस तरीके से, ये आपका मैकेनिकल ऑसिलेशन था और ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन है, दोनों को एक तरह से एक दूसरे का एनालोगस देख लिया। नाउ हम मैकेनिक्स में ऑफ कोर्स इस इक्वेशन का सलूशन जानते हैं। मैकेनिक्स में हम इस इक्वेशन का सलूशन जानते हैं। वो इक्वेशन कौन सा है? तो मैकेनिक्स का जो इक्वेशन था md2x/dt², md2x/dt² is equal to kx। इन द सिमिलर फैशन m की जगह l था और x की जगह q। तो हमारा जो इक्वेशन आया था L d2q/dt² is equal to q/c, and L rather d2q/dt² is equal to QCL, और हमने 1/CL को कह दिया ओमेगा। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया d2q/dt² प्लस ω²q इज 0। ठीक इसी तरह से हमारा मैकेनिक्स का जो इक्वेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, d2x/dt²
is equal to kx d2x by dt square is equal to k by mx, and it was omega square. So d2x by dt square plus omega square x equal to 0. हमने मैकेनिक्स में इसको सॉल्व किया है और x का वैल्यू था a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t. इन द सिमिलर फैशन अगर यहाँ हम लोग ले लें तो q का भी जो वैल्यू होगा, q का वैल्यू होगा a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t. अब हम ये जानना चाहेंगे कि a और b है क्या बेसिकली. तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इनिशियली द कैपेसिटर वाज चार्ज टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ से q नॉट. इनिशियली द कैपेसिटर वाज चार्ज, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0, q का वैल्यू q नॉट रख दिया था और t बराबर 0 पे करंट का वैल्यू 0 था. तो ये हमारा इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है कि t बराबर 0 पे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज है और करंट का वैल्यू 0 है. तो हम लोग ज़रा सा इस इक्वेशन को अब देखते हैं. Q इज a sin ओमेगा t b cos ओमेगा t. t बराबर 0, तो t बराबर 0 means sin 0 is 0 and cos 0 is 1, so it is b, and at t equal to 0 the value of charge is q naught. So हमको मिल गया b का वैल्यू q naught हो गया. t बराबर 0 पे ये तो sin 0 0 है, cos 0 1 है, so मिल गया. And now what is I? I is dq by dt and dt by dt का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस ओमेगा b sin ओमेगा t. डिफ्रेंशिएट किया मैंने एंड दिस इज 0 एट t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा a cos 0 is 1, so ओमेगा a is 0. So a is 0. तो हमको a 0 मिल गया और b का वैल्यू q नॉट मिल गया. तो हमने ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके हमको ये पता चला कि हमारे सॉल्यूशन का जो वैल्यू हो गया q का वैल्यू हो जाता है b is q naught and a is 0. So q is q naught cos omega t. This is the solution of this equation. तो आपको मैं ये मिटाता हूँ और हम लोग अब ये कर सकते हैं. Then initially the capacitor was charged to a maximum value of Q naught, and at that time the current in the inductor is 0.
तो आपका कंडीशन है t इक्वल टू 0, Q इज Q नॉट cos omega t and I is 0 at t equal to 0. What is the value of I? I is dq by dt, hence it is omega q naught sin omega t with a minus sign. So q is q naught cos omega t and I is minus omega q naught sin omega t. अब हम लोग देखेंगे इसको कि टाइम के साथ कैसे आपका चार्ज वैरी कर रहा है। आप इस पे जो एनर्जी की बात देखेंगे तो एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और मैग्नेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो इनिशियली हम लोग ये कहेंगे कि चूंकि चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम था तो मैग्नेटिक एनर्जी 0 है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इनिशियली हाफ क्यू स्क्वायर सी इज मैक्सिमम और इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी एंड मैग्नेटिक एनर्जी यू बी का वैल्यू होगा हाफ एल आई स्क्वायर एंड दैट इज 0। तो ये हुआ t इक्वल टू 0 पे। नाउ एट t इज इक्वल टू t बाई 4, तो t इज इक्वल टू t बाई 4 पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा t? ओमेगा t इज 2 पाई बाई t and that is t by 4 and it is 90 degree. So if omega t is 90 degree, what will be the value of charge and what will be the value of current? So Q will be Q naught cos omega t, that is Q naught cos pi by 2 and that is 0 and I is equal to minus omega q naught sin omega t and of course omega t is 90, so it is minus omega q naught sin 90 is 1. So at t is equal to t by 4, omega t is 90, charge is of course 0 and the current is maximum is equal to omega q naught. तो अब इस कैपेसिटर को हम कह देंगे कि इस पे कोई चार्ज नहीं है और करंट का वैल्यू सर्किट में मैक्सिमम है। ये कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने का मतलब अब यहाँ आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी एनर्जी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी ये 0 हो गया और मैग्नेटिक एनर्जी यू बी का वैल्यू हाफ एल आई स्क्वायर दैट इज द मैक्सिमम। तो t बाई 4 टाइम पे द टोटल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज 0। नाउ t इज इक्वल टू t बाई 2 देखते हैं। t बाई 2 पे अगर आप ओमेगा को देखेंगे तो ओमेगा t का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई t एंड दिस इज t बाई 2, सो ये कैंसिल हो जाएगा पाई 180 डिग्री। 180 डिग्री पे आप q का वैल्यू देखेंगे q नॉट कॉस ओमेगा t, कॉस 100 की वैल्यू -1 होता है, सो माइनस q नॉट एंड जाहिर सी बात है 180 पे साइन का वैल्यू 0 होता है तो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब
ये कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम का वैल्यू, पहले ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, अब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ करंट का वैल्यू 0 है। कब? एट t इज इक्वल टू t/2। इन द सिमिलर फैशन अगर t इज इक्वल टू आप 3t/4 लेंगे, 3t/4 270 डिग्री होता है, तो 270 डिग्री पे cos का वैल्यू 0, 270 पे देखिए ओमेगा t का वैल्यू क्या आता है, ओमेगा t इज 2π/t एंड 3t/4, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3π/2, इसको 270 कहते हैं। साइन का वैल्यू -1, कॉस का वैल्यू 0। तो अब तुम कह सकते हो ये जो चार्ज है Q का वैल्यू Q0 cos ओमेगा t एंड इट इज 70 पे 0 एंड Q का वैल्यू कितना होगा, ये करंट का वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस ओमेगा Q0। और यहाँ पे अगेन UE का वैल्यू 0 हो जाएगा और मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li² का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर हम ये सारे एक्सप्रेशन को ठीक से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर पर चार्ज और इंडक्टर पे करंट, कैपेसिटर पे चार्ज और इंडक्टर पे करंट ऑसिलेट कर रहा है। कैपेसिटर पे चार्ज और इंडक्टर पे करंट ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मीन्स ऑफ कोर्स ये चेंज कर रहा है। कैपेसिटर पे चार्ज और ऑसिलेटर इंडक्टर पे करंट ऑसिलेट कर रही है। मीन्स शुरू में Q is equal to Q0 and I is equal to 0 at t is equal to 0. Q is equal to 0 and current is, because यहाँ पे Q का वैल्यू है Q0 cos ओमेगा t और करंट तो 0 है ही, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा Q0 साइन ओमेगा t। तो t/4 पे आप कह सकते हैं कि आपके चार्ज का वैल्यू 0 और करंट का वैल्यू माइनस ओमेगा Q0। कब? एट t इज इक्वल टू t/4। फर्स्ट केस। सेकेंड 3, आपसे पूछा जाए t/2 पे, तो t/2 पे ये आपका 180 होगा, तो आप कह सकते हैं Q का वैल्यू Q0 हो जाएगा विथ अ माइनस साइन एंड I का वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। और चौथा कंडीशन है 3t/4, तो 3t/4 पे Q का वैल्यू फिर 0 होगा और I का वैल्यू हो गया प्लस ओमेगा Q0 और t टाइम पे फिर Q का वैल्यू हो जाएगा Q0 एंड I का वैल्यू हो जाएगा 0। जब चार्ज इस पे मैक्सिमम होगा तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगी, उस वक्त मैग्नेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होगा। जब करंट इसमें मैक्सिमम होगी तो चार्ज का वैल्यू 0 होगा, सारी की सारी एनर्जी ऑफ कोर्स उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। तो जैसे एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है, here the total energy is potential, kinetic energy is 0. Here the total energy is kinetic, potential energy is 0.
So here again the total energy is potential, and when the bulb return to this position, total energy is kinetic, and here again it is potential. So the energy oscillates between potential and kinetic. Here the total energy is potential, here the total energy is kinetic, here again it is total potential, and in between the energy is partially potential and partially kinetic, and the sum of potential and kinetic energy is constant. Sum of potential half kx square and of course half mv square is constant. In the similar fashion, when the charge on the capacitor is maximum, the energy is totally electrostatic. When the current on the inductor is maximum, the energy is totally magnetic. And in between, the energy is partially kinetic and partially, of course, potential. That means partially electrostatic and partially magnetic. And the sum of magnetic energy half Li square and of course half Q square by C is again constant. So our LC oscillator is analogous to this mechanical oscillator. That means the LC oscillation and mechanical oscillation are analogous to each other. In another video, we will discuss some problem on LC oscillation. Thank you.